अभी हम आपके साथ स्टार्ट दे रहे हैं पार्ट 3 से, और पार्ट 3 के अंदर ये प्रिवेंटिव रिलीफ है, और प्रिवेंटिव रिलीफ इट कम्स अंडर चैप्टर नंबर 9, और that is under injunctions. Preventive relief is a main part of Special Relief Act, and under the preventive relief we seek injunction from the courts. Now, what is the practical distinction between the injunctions as are regulated under the Special Relief Act and the temporary injunctions as contemplated under CPC? What is the practical distinction? अभी चूंकि जिस तरह से ये हमारे स्क्रीन पे आप आ जाएं, जैसे सेक्शन 52 है, दैट कम्स प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ जो स्पेशल रिलीफ एक्ट में ग्रांट होता है वो दैट इज बाय वे ऑफ फाइनल डिसीजन, और जब सूट डिक्री होता है तो कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट इंजंक्शन, और जो प्रिवेंटिव रिलीफ होता है वो उसका अपना आखिरी जो ड्राफ्ट सीन है वो आ जाता है, जिसके अंदर टेम्पररी इंजंक्शन टाइम एंड अगेन एक्सटेंड होती है, तो जब सूट डिक्री होता है तो वो परमानेंट इंजंक्शन फॉर एवर ग्रांट होती है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, और सेक्शन 53 के अंदर है टेम्पररी इंजंक्शन। अच्छा, अभी जो सेक्शन 53 के अंदर टेम्पररी इंजंक्शन है, अगर आप उस लैंग्वेज जो है जो इनकॉर्पोरेट है सेक्शन 53 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट में, तो वो भी ये कहते हैं कि जो टेम्पररी इंजंक्शंस अंडर स्पेशल रिलीफ एक्ट है विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 53, दोज टेम्पररी इंजंक्शंस आर रेगुलेटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो रेगुलेट जो इंजंक्शंस को जो प्रोसेस सिस्टम करता है हमारे पास प्रोसीजरल साइड पे, वो सीपीसी करता है। तो सीपीसी के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है और जिसका नाम है टेम्पररी इंजंक्शंस। तो टेम्पररी इंजंक्शन जो प्रोसीजरल है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पेशल रिलीफ एक्ट के पास अपना कोई प्रोसीजर नहीं है, वो एक लॉ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्तलफ स्टेट्यूट्स मैंने पढ़े हैं, मुख्तलफ आथर्स को भी मैंने पढ़ा है, मुख्तलफ लॉज के अंदर भी मैंने कंसल्ट किया है। तो कोई इसको कहता है प्रोसीजरल लॉ स्पेशल रिलीफ एक्ट को, और कोई कहता है इसको सब्सटेंशियल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ जो इसको कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये असली लॉ है, चूंकि अपना एक लाइन देता है कि भाई हमारा सूट जो है वो किस पैरामीटर में हो, चूंकि सेक्शन 8 के अंदर क्लियर लिखा गया है कि सूट फॉर रिकवरी इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 8 and the procedure to that effect is regulated under the code of civil procedure। तो ये वो लॉ है जो सब्सटेंशियल लॉ है, क्योंकि इसका प्रोसीजर सीपीसी प्रोवाइड करता है, और जिस स्टेट्यूट का प्रोसीजर कोई दूसरा स्टेट्यूट प्रोवाइड करे तो उस स्टेट्यूट का जो ओरिजिन है वो सब्सटेंशियल लॉ का होता है। कुछ आथर्स या कुछ मैंने पढ़ा है वो ये कहते हैं। अभी कुछ जैसे इस असाइनमेंट को मैं तैयार कर रहा था तो मैंने बुक्स के अंदर कुछ कंसल्ट किया, तो एक जगह पे मुझे नजर आया कि ये जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है ये प्रोसीजरल लॉ है। तो फिर मैं रुक गया, मैंने कहा ये प्रोसीजरल लॉ कैसे है, ये तो इसका तो प्रोसीजर अपने पास तो कोई है नहीं, ये तो प्रोसीजर बारो करता है सीपीसी से, और अपना ये प्रोसीजर कैसे इसके पास है। प्लेंट इसकी फाइल होती है सीपीसी के अंदर, रिटन स्टेटमेंट इसकी आती है सीपीसी के अंदर, एविडेंस इसकी चलती है कानूनी-शात आर्डर के अंदर, और जो इसके अंदर इश्यूज फ्रेम होते हैं वो सीपीसी के अंदर, जजमेंट जो इसकी आती है वो भी सीपीसी से प्रोसीजर है। तो अभी ये प्रोसीजर लॉ कैसे हो गया, तो लेकिन कुछ ऑथर कहते हैं कि ये प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आगे बहुत सारे लिंक्स हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन आपको एक नो हाउ भी देनी है कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताया है कि एडजेक्टिव लॉ है। अभी एडजेक्टिव लॉ इसको मैंने क्यों कहा, इसका प्रोसीजर तो अपना है नहीं और इस सब्सटेंशियल लॉ तो है नहीं, लेकिन एडजेक्टिव लॉ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी कुछ आथर्स हैं जो इसको एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। जो इसको एडजेक्टिव लॉ कहते हैं और जिसकी यानी बात में कुछ वजन है कि ये वो लॉ है जो अपनी एक सिफत
बयान करता है। उसके अंदर ये प्रोवाइड करता है कि भाई मेरा जो स्टेट्यूट है और जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर बहुत सारा प्रोसीजर मेरा अपना है और थोड़ा बहुत प्रोसीजर हम दूसरे स्टेट्यूट से बारो करते हैं। ये नहीं है कि ये कंप्लीट प्रोसीजर हम सीपीसी से लें। तो उसका इंस्टेंस भी है, जैसे सेक्शन 9 में आया कि भाई ये सेक्शन 9 में जो हम सूट दाखिल करते हैं सेक्शन 9 के अंदर, वो अगेंस्ट फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं होगा। और ये जो सेक्शन 9 का जो सूट है उसके अंदर अपील भी नहीं होगी, रिव्यू भी नहीं होगा। और जो ये सेक्शन 9 का जो सूट है उसकी लिमिटेशन फिर से आर्टिकल 3 लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइड की गई है कि भाई ये डिस्पोजिशन के बाद 6 महीने के अंदर सूट दाखिल होगा। और इसकी जो लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइड की गई है वो तो ये है, लेकिन आगे भी लिखा गया है अगर 6 महीने में खुदा न खास्ता ये सूट दाखिल ना कर सके तो फिर ये सूट दाखिल करेगा 12 साल में, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 142। और ये जो उसकी डिस्पोजिशन है उसके अंदर ये मेरिट नहीं देखा जाएगा कि भाई ये उसके पास लॉफुल पोजीशन था या अनलॉफुल पोजीशन थी, ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ये चीज देखी जाएगी कि भाई आया दिस मैन वाज डिस्पोजेस्ड एंड डिस्पोजिशन दैट विल बी टेकन एज विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू के तौर पर जब इसकी असेसमेंट की तो ये हमें एडजेक्टिव ला नजर आया तो भाई ये प्रोसीजर कुछ अपना भी प्रोवाइड करता है जो इसके स्टेट्यूट्स के अंदर है, और लेकिन प्रोसीजर बाहर से भी बारो करता है। जिस तरह से सेक्शन 44 में आप आ जाएं तो उसके अंदर एक रिसीवर shall be appointed may be appointed under section 44 of the special relief act and procedure to that effect shall be borrowed from the code of civil procedure। तो अभी रिसीवर तो सेक्शन 44 में अपॉइंट होता है, लेकिन उसका प्रोसीजर, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रिसीवर के पावर्स क्या हैं, रिसीवर के फंक्शंस क्या हैं, और रिसीवर का रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होगा, और ये कोड का असिस्टेंट कैसे कहलाएगा, कौन कौन सी असिस्टेंट्स कोड को प्रोवाइड करेगा, और उसका रेम्यूनरेशन क्या और कितना फिक्स होगा, ड्यूटीज और लायबिलिटीज उसकी क्या होंगी। अगर कोई लेथर्जिक एक्ट ऑन हिज पार्ट स्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये पेनलाइज कैसे होगा, और ये टर्मिनेट अपने जॉब से कैसे होगा या कंटिन्यूटी में कैसे चलेगा, वो तो सारा ऑर्डर 40 के अंदर प्रोवाइडेड है। वो तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर तो नहीं है। तो स्पेशल रिलीफ एक्ट प्रोसीजर कैसे हुआ? अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सब्सटेंशियल लॉ है तो कहाँ लिखा हुआ है कि भाई स्पेशल रिलीफ एक्ट के बाकी प्रोविजंस को भी प्रोसीजर सीपीसी प्रोवाइड करेगा। देखिए आप जरा मुझसे मुत्तफिक करेंगे सेक्शन 8 और सेक्शन 44, इसके अलावा किसी भी यानी प्रोविजन के अंदर ये लिखा नहीं है कि भाई प्रोसीजर विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम सीपीसी। क्यों? सेक्शन 9 ने अपना फुल फ्लेज प्रोसीजर दिया, ऐसा प्रोसीजर दिया जो सीपीसी को उसने बाईपास कर दिया। सीपीसी के अंदर जो अपील है वो दाखिल होती है 96 में, सेक्शन 9 ने कहा अपील नहीं होगी। सीपीसी के अंदर रिव्यू होता है ऑर्डर 114 के अंदर, सेक्शन 114 के अंदर, फॉलोड बाय ऑर्डर 47 के अंदर, लेकिन सेक्शन 9 ने कहा स्पेशल रिलीफ एक्ट के रिव्यू नहीं होगा। तो अभी जब यानी उसके अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये जो सूट है सेक्शन 9 का प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ दाखिल नहीं होगा, जबकि एक फुल फ्लेज प्रोसीजर है सीपीसी के अंदर सूट्स बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7980 सीपीसी रेड विथ ऑर्डर 27 सीपीसी, उसको भी बाईपास किया गया। तो इसका मकसद ये है कि सेक्शन 9 को जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 9 वो एस्पेक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है जो सीपीसी से हटकर है। तो इसका मकसद है कि सीपीसी सेक्शन 9 के अंदर इंडल्ज नहीं करेगी। खैर एनीवे, ये बातें एज अ लॉ स्टूडेंट हम इसीलिए सोचते हैं कि भाई जब तक हमें किसी भी इंस्टीट्यूट का ओरिजिन का पता नहीं चलेगा तो हम आगे स्टडी कैसे करेंगे। किसी भी घर के अंदर जाने से पहले एक गेट को पास करना होता है, और गेट को पास करने के बाद फिर घर आ जाता है।
और घर जब आ जाता है तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन पहले आप गेट के अंदर एंटर तो हो। तो ये प्रियम्बल के अंदर उस स्टेट्यूट का एक इंट्रोडक्शन होता है, जिससे हमें पता चले कि ये स्टेट्यूट है क्या। जब हम उसको समझेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्यूट की कॉम्बिनेशन है ये स्पेशल रिलीफ एक्ट। ये 4 स्टेट्यूट्स हैं जिनकी एफिकेसी कॉमन है: स्पेशल रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। क्योंकि ये पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे, फिर बाद में ये अलग और सेपरेट हो गए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये 3 वो स्टेट्यूट्स हैं जिनको हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, और 3 ये वो स्टेट्यूट्स हैं जिनके ट्रायल का प्रोसीजर सीपीसी ने प्रोवाइड किया है। और ये 3 वो स्टेट्यूट्स हैं जो इंटरमिंगल्ड हैं और इंटरचेंजेबल हैं, और इनको हम अलहदा नहीं ले सकते। आप देखिए, सेल होती है, सेल कंप्लीट कैसे होती है, और स्पेस परफॉर्मेंस क्या है, स्पेस परफॉर्मेंस कंप्लीट कैसे होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेस परफॉर्मेंस कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेस परफॉर्मेंस कैसे होगा, स्पेशल रिलीफ एक्ट में। सेल कैसे कंप्लीट होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ सेल क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो ये ऐसे स्टेट्यूट्स हैं जिसको हम सेपरेटली नहीं ले सकते। अच्छा, अभी जो है वो हम टेम्पररी इंजंक्शन का आपको बताया, और चैप्टर 10 के अंदर हमें परपीचुअल इंजंक्शंस हैं, जो सेक्शन 54 में है, परपीचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड। अभी आप जरा देखना, परपीचुअल इंजंक्शन को परमानेंट इंजंक्शंस भी कहते हैं। क्योंकि ये लेक्चर तो हम ओवरव्यू तो आपको देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले ये लेक्चर आपको दिया है डिटेल्ड में, और उसी लेक्चर को मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है। तो परपेचुअल इंजंक्शन का जो अभी जो वो पहला लेक्चर मेरा आपके पास अवेलेबल तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन आपको देता था लेक्चर, और उसमें आप रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो ये इसका पूरा जो परपेचुअल इंजंक्शंस का जो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव मेरा ये लेक्चर है, जिसके अंदर कोई 30 40 या 45 मिनट का लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने परपेचुअल इंजंक्शंस को, मैंडेटरी इंजंक्शंस को, एंड इंजंक्शंस व्हेन आर नॉट ग्रांटेड, और टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शंस को मैंने बहुत इलाबोरेटली उसके अंदर डिफाइन किया है। और ये आपके सेंटर का लेक्चर है, लेकिन चूंकि कुछ लोग उस वक्त थे मेरे पास, कुछ नहीं थे, लेकिन चूंकि अभी मैं बहुत सारे कुछ लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूं, तो उसके अंदर भी ये एक आपकी प्लस पॉइंट है कि उसके साथ आप मिलाकर अगर देखेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ेगी। अभी आप देखिए कि जब हम कोर्ट के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट दाखिल करते हैं अंडर सेक्शन 54, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि जनाब एक ऐसा मैटर है जो जिसकी पोजीशन हमसे चली गई है। मसलन एक जगह है जिसका मैं लेजिटिमेट पोजीशन के अंदर था, मेरी पोजीशन चली गई। क्या एक ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मुझसे छीनी गई है और जो दूसरे बंदे के पोजीशन में है, या एक लाइट का कनेक्शन जो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, जो कि इलीगल हो गया है, या स्विच गैस का कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें किसी भी एग्रीड पर्सन को इमीडिएट, अर्जेंट और इमरजेंट बेसिस पे रिलीफ चाहिए होता है। तो कोर्ट के अंदर आप लोग मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट दाखिल करते हैं। तो मैंडेटरी इंजंक्शन के सूट के अंदर आप रिलीफ किस तरह से उसके अंदर सेट आउट करेंगे। अगेन, चूंकि आप तो प्रैक्टिकल तो है नहीं, आप तो लेक्चर सुनते हैं, और लेक्चर थ्योरेटिकल होता है, और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको कहूं तो भाई ये मैंडेटरी इंजंक्शन है, 55 में आता है, इसका परपोर्ट ये है कि थिंग्स आर टू बी restored in its original reference, and how things are restored in original reference, for that emphatical procedures provided under section 55, under which mandate is granted to the party
to get the situation restored in original reference. For that we are filing mandatory injunction suit before the court of competent jurisdiction. ये तो लेक्चर तो हो गया, लेकिन आप प्लेंट बनाएंगे कैसे? How will you draft the plaint? What relief will you coach in the prayer class? And how you will get the situation restored in the original reference? क्यों? जब आप मैंडेटरी इंजेक्शन का सूट दाखिल करेंगे तो कोर्ट कहेगी ठीक है भाई, आपने मैंडेटरी इंजेक्शन पढ़ी है? तो आप कहेंगे हाँ सर मैंने पढ़ी है, तो ठीक है हम आपको रिलीफ देंगे जब आपका सूट डिक्री हो। आप कहेंगे सर मेरा कनेक्शन कट गया, मेरी स्वी गैस की लाइन कट गई, मुझसे ये मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन दूसरा बंदा लेकर गया, मेरी ज्वेलरी या मेरा ऐसा कोई सामान वैल्यूएबल उसके पोजीशन में है, आप वो चीजें मुझे वापस नहीं करेंगे तो आई विल सफर बेडली, और ये जब तक डिक्री होगा तब तक तो मैं कहाँ तक सफर करूंगा? मीन्स 2 साल के बाद डिक्री हो तो मेरा लाइट का कनेक्शन 2 साल तक डिस्कनेक्ट रहेगा, फिर मैंने सूट दाखिल करने का पर्पस क्या है? तो कोर्ट आपको कहती है कि जनाब फिर हम आपको ऑर्डर 39 रूल 192 के अंदर टेम्पररी रिलीफ दें। आप कहेंगे जी सर हमें रिलीफ दें, तो जज आपको कहेगा ऑर्डर 39 रूल 192 पढ़ो। तो आप जब ऑर्डर 39 रूल 192 पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कैंडिडली एंड कैटेगोरिकली कि भाई सिचुएशन जो आगे एप्रीहेंड हम करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम एप्रीहेंड करते हैं, कोई भी डैमेज एट द हैंड्स ऑफ डिफेंडेंट हम एप्रीहेंड करते हैं जिसका हमें लाइक्लीहुड होता है, तो हम कोर्ट को कहते हैं कि भाई आप उसके एक्शन को जो इलीगल है, अनवारंटेड बाय लॉ है, आप उसको रेस्ट्रेन करें। तो जज आपको कहेगा कि आप इस प्रोविजन दोनों के अंदर मुझे दिखा दें कि किस जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो मैंडेटरी इंजंक्शन है ये टेम्पररी के तौर पर हम आपको रेस्टोर करके दें। आर्टिकल 39(1) पढ़कर मुझे बताएं, तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो जज कहेगा कि मैं आपको रिलीफ देना चाहता हूं, मैं आपका कनेक्शन रेस्टोर करना चाहता हूं, मैं आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो उसके पोजीशन में शो ऑफ फोर्स चली गई है वो आपको देना चाहता हूं, लेकिन मुझे प्रोविजन तो बताएं, असेस तो कर दें, पहले प्रोविजन बता दें फिर बाद में केस लॉ बता दें। आई विल ग्रांट इंटीरिम रिलीफ इन योर फेवर and that interim relief will be in the shape of mandate and interim mandatory injunction। अच्छा अभी क्या है कि फिर आपने उसको बताया कि भाई हमने सेक्शन 53 पढ़ा स्पेशल रिलीफ एक्ट का अंदर, उसके अंदर टेम्पररी इंजंक्शन है, तो जज ने कहा कि इसको पढ़ो, आपने उसको पढ़ा, तो जज ने कहा इसके अंदर क्या लिखा है, लाउडली पढ़ो। तो जब आपने लाउडली पढ़ा तो उसके अंदर है टेम्पररी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड फॉर दैट प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, means temporary injunctions are granted with reference to the procedure as is provided under the code of civil procedure। तो जज कहेगा कि ये तो आपको इंडिकेट करता है ना वहां जाएं, ऑर्डर 39 के अंदर जाएं, क्योंकि टेम्पररी इंजंक्शन का प्रोसीजर तो वहां है। अभी 1 और 2 में बताओ कि मैं आपको मैंडेटरी इंजंक्शन कैसे दूं, तो आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी लॉ की नॉलेज परफेक्ट है और आप उसको सही माना में समझते हैं कि भाई ये 53 टेम्पररी इंजंक्शन का लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था, क्यों टेम्पररी इंजंक्शन का इसको टाइटल दिया गया, और फिर आगे इसका प्रोसीजर सीपीसी के अंदर क्यों दिया गया, और सिमिलरली फिर आप रिकलेक्ट करेंगे कि भाई ये सेक्शन 54 है, ये परपीचुअल इंजंक्शन है व्हेन ग्रांटेड। आप कहेंगे कि परपीचुअल इंजंक्शन के अंदर फिर ये क्यों नहीं कहा गया कि परपीचुअल इंजंक्शन के ग्रांट का जो प्रोसीजर है वो हम सीपीसी से लेंगे, आपको नजर नहीं आएगा। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे मैं सेक्शन 55 पढ़ रहा हूं दैट आल्सो पर्टेन्स टू मैंडेटरी इंजंक्शन, लेकिन उसमें भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैंडेटरी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड विथ रेफरेंस टू द प्रोसीजर एज इज प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी। यहां फिर आप रुकेंगे कि भाई फिर 53 के अंदर क्यों लिखा गया कि टेम्पररी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहां आप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, आपका क्लियर हो रहा है, हमारा भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आप मुझे
पेशेंटली, कूलली, कामली सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक सीधी बात है ना, जब हम कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई हमारी बिजली का जो है वो कनेक्शन कट गया है, हम सफ़र कर रहे हैं और इसको रेस्टोर कर दो, तो कोर्ट रेस्टोर किस प्रोविजन में करेगी? जज को एक प्रोविजन चाहिए ना अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, जज नहीं जानता, आप उसको असिस्ट कर देना। It is duty of the advocate to assist the court. You will make reference, you will cite reference of the particular case laws, and also relevant case law or provision from the merits. Then judge will be convinced and grant relief in your favor. If you will give no case law or no reference, judge will not grant relief to you, because granting of relief, that is outcome of some statutory provisions, and unless judge gets statutory provisions from you, he will not pass the order. तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो सेक्शन 53 है, ये टेम्पररी इंजंक्शंस जो हैं, ये है टेम्पररी एड इंटीरम मैंडेटरी इंजंक्शंस। ये खाली टेम्पररी इंजंक्शंस नहीं है जो 39 की हैं, क्योंकि 39 की अगर होती तो इसका टाइटल यहां टेम्पररी इंजंक्शंस का क्यों होता। लेकिन लॉ मेकर्स ने एक विजडम के साथ इसके अंदर टेम्पररी इंजंक्शन, जो मैंने टाइटल आपको बताया, वो नहीं लिखा, क्योंकि वो लिखते तो फिर एक उसका जो सीपीसी के जो ऑर्डर 39 की इंजंक्शन होती, उसका इंपोर्ट खत्म हो जाता। तो ये मैंने बड़े बड़े केस लॉज देखे ना, क्योंकि हम रिसर्च के बंदे हैं और हमने पहले तो बड़ी रिसर्च भी की। आपके पढ़ाने से पहले हमने बहुत रिसर्च की। जब मैं बुक्स लिखता था तो उसके अंदर हमें ये नजर आया कि ये जो टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शंस जब कोर्ट ये ग्रांट करती है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। हमने एप्लीकेशन दी, सूट दाखिल कर दिया, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन। हमें इंटीरियम रिलीफ चाहिए, जब हम लिखेंगे आर्टिकल 39 रूल 2, हमें मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं मिलेगा। अब हम क्या लिखें कि हमें मैंडेटरी इंजंक्शन मिले? अब लिखेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 53 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट। यहां हम रुकेंगे। जब हमने यहां रुका तो हमने यहां ये देखा कि भाई इसका हमें सिर्फ और सिर्फ 53 सफिशिएंट नहीं है to seek a mandatory interim injunction from the court unless we seek proper resort from the provisions of Article 39। उसके बाद हमें ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया कि हमने टाइटल में लिखा सेक्शन 53 स्पेशल रिलीफ एक्ट रेड विथ ऑर्डर 39। रूल 1 को हमने निकाल दिया, क्योंकि रूल 1 जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, एंड रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 2। जब हमने रूल 2 सीपीसी का लिखा तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शन। ये करेक्ट हमारा प्रोविजन है, करेक्ट हमारी अप्रोच है, उसके ऊपर आपको केस लॉ भी मिलेगा। देखिए, हम एक सही माना में फाउंडेशन डालेंगे, सही माना में हम काम करेंगे तो हमारी बिल्डिंग सही होगी। ये तो जनरल कंस्ट्रक्शन की बात मैंने की, लेकिन हमारी लॉ के अंदर भी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि हम समझने की कोशिश करें। लॉ हम अपनी तरफ से नहीं पेश कर सकते। लॉ को हम अपनी तरफ से मैनेज या कॉन्कोक्टेट नहीं कर सकते। लॉ की जो प्रोजेक्शन है वो लॉ के अंदर खुद मौजूद है, जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। एज अ बेस्ट स्टूडेंट, जब तक हमें वो चीजें एक्सप्लोर हम नहीं करेंगे और उसकी बॉटम लाइन में नहीं पहुंचेंगे, वी आर नॉट गुड स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो ये तो मैंने आपको बताया। अभी चूंकि परपेचुअल इंजंक्शंस हैं और ये परपेचुअल इंजंक्शंस परमानेंट इंजंक्शंस हैं, और ये ग्रांट होती है जब ट्रायल टर्मिनेट होता है, क्योंकि आपका प्रेयर होता है सूट फॉर परपेचुअल इंजंक्शन, देन सूट विल बी डिक्रीड। लेकिन उसका प्रोसीजर रेगुलेट करता है अंडर द सीपीसी, और सीपीसी के अंदर 39 का एक कंप्लीट एक प्रोसीजर है दैट इज फॉर टेम्पररी इंजंक्शंस। क्योंकि परमानेंट इंजंक्शन तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर है, और स्पेशल रिलीफ एक्ट मेन स्टेट्यूट है, और उसका ऑफ शूट जो है प्रोसीजर साइड पे वो सीपीसी है, और सीपीसी इंटीरिम रिलीफ जो भी है जिसे प्रोसीजर रेगुलेट हो, वो स्पेशल रिलीफ एक्ट को प्रोवाइड करता है। सिमिलरली सेक्शन 55 है, जो भी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 55 के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन है कि मींस थिंग्स आर रेस्टोर्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, कुछ इंजंक्शंस हैं जो ग्रांट नहीं होती, कुछ ऐसी इंजंक्शंस हैं जिनमें कोर्ट का पावर नहीं, कुछ ऐसी इंजंक्शंस है जिसमें कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं, और वो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। मसलन आप कोर्ट के पास जाएं
कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कार्रवाई को रोके, तो ये आपकी हाई कोर्ट भी नहीं रोक सकती, ना सिविल कोर्ट रोक सकती है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कार्रवाई है दैट इज आउटकम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ और ऑल अदर लॉज आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल आल्सो क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी मैंडेट है जो लेजिस्लेटिव असेंबली को है, जिसके अंदर लेजिस्लेशन होती है, तो वो उसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। लिहाजा ऐसे केसेस के अंदर आपको मैंडेटरी या टेम्पररी या कोई भी इंजंक्शन नहीं रहेगी और इंजंक्शन उसके अंदर रिफ्यूज होगा। सपोज कीजिए एक कोर्ट है और दूसरी कोर्ट के अंदर एक कार्रवाई हो रही है, आप उस कोर्ट को कहें इस कोर्ट की कार्रवाई को या प्रोसीडिंग को आप रोकें, तो कोर्ट उसको रोकेगी? आंसर इज नो, क्योंकि भाई एक केस है, उसकी कार्रवाई है, उस कार्रवाई को हम क्यों रोकें? लेकिन उसकी कार्रवाई को रोका जा सकता है, इंजंक्शन के सूरत में नहीं, लेकिन मैंडेट के सूरत में। और वो मैंडेट कहां है? दैट मैंडेट इज प्रोवाइडेड अंडर द रिट ऑफ सर्श्योरी। जब हम हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और रिट ऑफ सर्श्योरी दाखिल करते हैं किसी ट्राइब्यूनल में या इंफीरियर कोर्ट के अंदर, जो प्रोसीडिंग चल रही है दैट इज अनवारंटेड बाय द लॉ, लिहाजा उसकी प्रोसीडिंग को और उसके जो एक्टिविटी को रोका जाए, तो फिर हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्श्योरी इशू करती है। यानी मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पावर तो कोर्ट्स एक्सरसाइज करती है, लेकिन फोरम डिफरेंट है, प्रोविंस डिफरेंट है, उसके अंदर हमें एक लॉ आना चाहिए। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर जो है वो एक हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसको पता है आर्टरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या होती हैं, ब्लॉकेज क्या होती है, और इसको किस तरह से हम क्लियर करें, अपने डायग्नोसिस से मेडिसिन से किस तरह से करें। तो हर एक की अपनी अपनी एफिकेसी होती है जो उसके अंदर वो रखते हैं, लेकिन वाया मीडिया हर बीमारी का उनके पास होता है। सिमिलरली हमारे पास भी लॉ के अंदर हर जो भी एक एंजाइटी हमारी है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उसकी वाया मीडिया हमारे पास है। तो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके अंदर कोर्ट इंडल्ज नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो कोर्ट उसके अंदर इंजंक्शन नहीं देगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो 57 में आता है कि भाई निगेटिव एग्रीमेंट का, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो जो भी हमारे मैटर्स हैं जिसके अंदर कोर्ट इंडल्ज नहीं करेगी, तो वहां इंजंक्शन रिफ्यूज होगा, इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। उसकी कोई एक्सेप्शन 12 या 15 हैं, ए से लेकर और एस तक या टी तक हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इन मैटर्स में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। और 57 के अंदर मैंने बताया इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट। निगेटिव एग्रीमेंट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर आता है कि भाई एक बंदा है, जिसका मिसाल भी मैंने आपको दिया था, एक थिएटर के अंदर एक सिंगर है, वो हमारे पास सिंगिंग नहीं करता, पहले हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट उसने हमारे साथ 12 महीने का किया, एक महीना जो है वो उसने हमारे पास सिंगिंग की, उसके बाद जो हमारे साथ दूसरा जो थिएटर है उसके साथ जाकर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अभी वहां सिंगिंग कर रहा है। लिहाजा इसको डायरेक्शन दी जाए कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एग्रीमेंट है उसके अंदर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आपके थिएटर के अंदर ये परफॉर्म कर दे, क्योंकि ये उसकी पर्सनल सर्विस है और पर्सनल सर्विस की हमारे पास इन्फोर्सबिलिटी नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है, विल है। अभी एक अब बंदे की अपनी मर्जी है, कोई काम नहीं करेगा तो कोर्ट क्या कहेगी? तुम जाकर काम करो, नहीं। लेकिन बात यह है कि उसने आपके साथ 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 12 महीने के अंदर उसने आपको कमिटमेंट दी, जिसका मकसद ये इम्प्लाइड सेंस में निकलता है कि 12 महीना में किसी और जगह पे सिंगिंग नहीं करूंगा। जब किसी और जगह पे सिंगिंग नहीं करेगा तभी तो आपके पास टेन्योर पूरा करेगा। तो लिहाजा हम उसका इसके निगेटिव एग्रीमेंट के अंदर जो सूट आपका नॉन मेंटेनेबल है मेन प्रेयर के तहत, लेकिन इंजंक्शन हम आपका इस टर्म्स में ग्रांट करते हैं, हम उसको रेस्ट्रेन करते हैं। बाकी जो आपका साइड में जो थिएटर है
उसके अंदर सिंगिंग 11 महीने तक ना करे, जब तक ये आप वाली एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो जाए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसकी मर्जी कहाँ भी कर दे, तो हम ये कर सकते हैं। तो ये वो है सेक्शन 57 इंजंक्शंस टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट। उसके अंदर इंजंक्शन उसको दी जाती है, भाई ये काम आप ना करें, क्योंकि उसके अंदर हम सूट तो नॉन मेंटेनेबल है, पर्सनल सर्च में हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये निगेटिव जो एग्रीमेंट है उसके अंदर हम उसको डायरेक्शन देंगे, भाई आप जो है इस थिएटर के अंदर 11 महीने तक सिंगिंग ना करें। नाउ वी मेक ए जनरल ओवरव्यू ऑफ स्पेस इफेक्ट। ठीक है ना। अभी जरा ये इम्पॉर्टेंट भी है और जनरल ओवरव्यू हम कर रहे हैं, उसके अंदर यू विल रियली एंजॉय इट। और फिर इसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उसका सीक्वेंस है जिसमें आपकी एफिशिएंसी लेवल को मुझे असेस करना है। मैं नहीं करूंगा, आप खुद अपने आप को करेंगे, क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपने स्पेशल इफेक्ट में मेरे लेक्चर को किस लेवल तक समझा और आपकी स्पेशल इफेक्ट के अंदर क्या लेवल है, और इस स्टेट्यूट को समझने में आप कितना उसका जो क्वांटम है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। It is that branch of law which provides rules of justice, equity, and good conscience. Equity, equal treatment. कॉन्ट्रैक्ट करो, पैसे लो, जगह दो, पूरी पेमेंट लो, पोजीशन दो और सेल डीड करके दो। इक्विटी, बराबरी, जो भी टर्म्स आपने किए उसको आप रिस्पॉन्ड कर दो, उसको ऑनर कर दो, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। इक्विटी, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विटी? डू इक्विटी, एक्सपेक्ट इक्विटी। तो ये उसका जो मेन थीम है वो है रूल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है? क्या जस्टिस कहता है आप किसी के साथ धोखाधड़ी करें? क्या ये जस्टिस कहता है आप किसी को फोर्स करें, प्रेशर करें और मजबूर करें कि लिटिगेशन में आए? रूल्स ऑफ जस्टिस ये प्रोवाइड करते हैं, एक सेट मैकेनिज्म होता है कि भाई लिटिगेशन है, लिटिगेशन के दरवाजे खुले हुए हैं एग्रीड पर्सन के लिए, लेकिन उनको ना करने की नौबत ना आए। जब आप पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनेस्टली, बोनाफाइडली रिस्पॉन्ड करेंगे, दोनों की जो लायबिलिटी है वो फुलफिल होगी, तो फिर लिटिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज डिमांड ऑफ द रूल्स ऑफ जस्टिस एंड विच सर्विस द फाउंडेशन ऑफ स्पेशल इफेक्ट इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ इक्विटी। और नंबर 3, गुड कंसेंस। गुड कंसेंस के अंदर ये होता है ना, मीन्स एक ब्रॉड माइंडेड बंदा होता है, सोच कंस्ट्रक्टिव होती है, पॉजिटिव होती है। यानी एक सोच पॉजिटिव के हिसाब से आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, आपने उसको बोला भाई बात ये है कि हम आपको ये ऑफिस देंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम 2 पार्टनर्स हैं, मेरा भाई भी मेरे साथ है, एक्सक्लूसिव मैं इसका ओनर नहीं हूं, क्योंकि ये हम इनहेरिट कर रहे हैं। हम आपको एक बात बताते हैं क्लियर कि मैं अपने भाई से बात करता हूं, अगर वो मुझको कंसेंट देता है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन वो बंदा कहता है पहले मुझे एग्रीमेंट कर दो, और एग्रीमेंट करने से मुझसे टोकन ले लो और उसके बाद अपने भाई से पूछो। तो मैं कहता हूं अगर मुझे भाई ने परमिशन नहीं दी तो वो कहता है ठीक है आप मुझे टोकन मनी वापस देना। अगर वो कंटेंशन और वो टर्म्स एग्रीमेंट के अंदर होंगे तो लिटिगेशन कैसे होगी, क्योंकि उस बंदे को तो पहले ही पता है। तो ये गुड कंसेंस मीन्स कोई भी चीज किसी से ढकी छुपी ना हो। सिमिलरली लॉ भी यही कहता है, आप सेल कर दें, सेक्शन 54, सेल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेल कंप्लीट कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ सेल क्या है। फिर सेक्शन 55 में लिखा कि सेल जब आप करें तो उसके अंदर कौन सी एक इंपॉर्टेंस और लायबिलिटीज होती हैं जो दोनों को, परचेजर को और सेलर को फुलफिल करनी होती है। तो ये गुड कंसेंस के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये कोई मामूली तो नहीं, क्योंकि लॉ ने एक पूरा इसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाले उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, साउंड माइंड हो, रेशनल माइंड हो, ल्यूनेटिक ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, रेशनल जजमेंट के अंदर दोनों का मार्केट टच किया हुआ हो,
और बार्गेनिंग जो हो वो एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव हो जिसके अंदर दोनों को पता चले, नुफा नुकसान का पता हो, फिर टर्म्स और कंडीशंस तय हो। जब ये सारी चीजें हो तो दैट शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग। जब राइटिंग में आ जाए तो उसकी फुलफिलमेंट टाइम फ्रेम पे हो। सेक्शन 55 कहता है कॉन्ट्रैक्ट का टाइम इन द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे जो भी उसके अंदर लिखो, कुछ भी हो जाए, आप उसको ओबलाइज कर दें और उसको फुलफिल कर दें। तो ये गुड कंसेंट से अंदर सारी चीजें आती हैं। द प्लेंटिफ सीक्स इज रिट्रेसल थ्रू सिविल कोर्ट बाय फाइलिंग सच सूट। The relief is mainly based on equity, whereby the contractual party is compelled to perform. तो इक्विटी हुई ना, जनाब आपने हमसे पैसे लिए, आप माने लिए या नहीं लिए, आपने हमसे पैसे लिए, मैं आपको घर दूंगा, आपने कहा या नहीं कहा, आपने एग्रीमेंट के अंदर लिखा या नहीं लिखा, हम आपको कंपेल करते हैं, आपने हमसे पैसे लिए, बाकी पैसे हमारे जेब में पड़े हुए हैं, हम अभी भी देने के लिए तैयार हैं, कोर्ट में आप हमसे ले लें और आप जो है वो इक्विटी शो करें, इक्विटी शो करें। जिस तरह से हमने आपको ट्रीट किया उस तरह से आप रेसिप्रोकेट करें। Special relief based upon English principles of equity, either granting or refusing the relief. Refusing, what is the refusing? भाई 30 दिसंबर पे मैं आपको मजीद बाकी बकाया 50 लाख रुपया दे दूंगा, जो भी 50 लाख मैंने दिए और 30 दिसंबर की तारीख को मैं 50 लाख दे दूंगा, उसके बाद आप जो है मुझे पोजीशन भी देंगे और रजिस्टर्ड सेल डीड भी करके देंगे। और टाइम ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को आया ही नहीं, बंदा आया ही नहीं, उसने फोन किया, आया ही नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं किया। 31 दिसंबर तक उसने वेट किया, एक दिन उसको ग्रेस दी, 1 जनवरी को उसने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल जो है वो कहा भाई ठीक है, टाइम इन सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट पेड इज फॉरफिटेड, दैट विल नॉट बी रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लाइंड, टाइम ऑफ द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बर्डन इज ऑन द पार्ट ऑफ द वेंडी, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ वेंडर। तो इसके अंदर ये ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग, तो रिफ्यूजिंग जो उसने की है दैट इज आल्सो अंडर द लॉ। कोर्ट में जाएगा से मुझे 50 लाख उसके हैं, बोला 50 लाख हैं तो टाइम एसेंस कॉन्ट्रैक्ट का काय का था, उसने क्यों मुझे 50 लाख 30 तारीख को नहीं दिए? 50 लाख 30 तारीख को देता, मैंने उसको कहा, फिर भी 31 तारीख पर मैंने उसका वेट किया और 1 जनवरी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। ऑफ बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ वेंडी, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ मी। आई वाज वेरी मच ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद इन माय कमिटमेंट। तो ये है कि ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग भी लीगल हो, ग्रांटिंग अगर लीगल है तो रिफ्यूजिंग भी लीगल हो। We shall have main provisions of special relief act, that is section 4 and 5, which provide how specific relief and preventive relief are granted, जो मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था। I don't want its repetition. To know that we shall confine our scope of debate around section 5 to 35 for special relief. हमारे जो section 5 to 35 हैं वो for special relief है, how special relief is granted, how special relief is declined, how special relief is enforceable and how special relief is not enforceable. What are the legal impediments in the way of enforcement? तो ये आता है सेक्शन 5 to 35 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट में, और सेक्शन 52 टू सेक्शन 55 में प्रिवेंटिव रिलीफ आता है, जिसको अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये इंजंक्टिव रिलीफ है जिसके अंदर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स इशू होते हैं, कोर्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है, पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए एक इंजंक्शन एड इंटीरियम या परमानेंट इशू करती है, दूसरी पार्टी को रेस्ट्रेन करती है कि आप इसको स्टॉप कर दें जब तक कोर्ट इसको फाइनल डिसाइड ना करे। तो ये प्रिवेंटिव रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड करती है। हाउ स्पेशल रिलीफ एक्ट सर्व्स टू रिड्रेस? इट प्रोवाइड्स स्पीडी रेमेडी बाय वे ऑफ फाइलिंग अ सिविल सूट। स्पीड रेमेडी है, अगर कोई बंदा डिक्लाइन करता है और फुलफिलमेंट नहीं करता, आपको सफर कराता है और देयर इज नो फॉल्ट ऑन योर पार्ट, यू आर सिंसियर विद इन योर कमिटमेंट, अपोनेंट आपका वो सिंसियर नहीं है
आपने एवरी लेटीट्यूड उसको प्रोवाइड किया, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं हुआ, तो आपके पास और क्या अल्टरनेट है? You will collect all these instances and will cite in a suit and will present before the court through lawyer. तो ये है court will provide remedy to you कि भाई ये बंदा जो है he was very much sincere within his commitment, within his contract, his opponent उसने इसको betray किया, उसने उसके साथ धोखाधड़ी की, fulfillment नहीं की. Instances for ready reference: when one person agrees to sell a house to another and receives sale consideration, later on that person, the owner of house, refuses to execute a sale deed, the remedy available to the purchaser is to get him prosecute for the offence of cheating as a criminal recourse, or sue him for particular act of performance, or claim for damages and return back of money paid. अभी देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि भाई देखो ये चीटिंग तो है। अगर आप सेक्शन 420 की लैंग्वेज पढ़ें कि भाई किसी को डिसीव करना, धोखाधड़ी करना, दैट कम्स इन द एम्बिट ऑफ चीटिंग। चीटिंग तो है, आपकी एफआईआर भी बनेगी, लेकिन आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपको जो है वो जगह परफॉर्मेंस भी नहीं होगा, लेकिन उस बंदे को सजा मिल जाएगी। सजा मिलने के बाद फिर वो बाहर निकलेगा, आपके पैसे भी गए। तो मीन्स ये एक इसको लॉ मेकर्स ने आपको नुकसान से बचाने के लिए इसको एक्सक्लूसिवली सिविल रेमेडी में कन्वर्ट कर दिया और सेक्शन 7 के अंदर इसके अंदर एम्बार्गो या बार लगा दिया कि भाई ये जो मैटर हैं क्रिमिनल के अंदर, पिनल प्रोविजन के अंदर नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि पिनल प्रोविजन के अंदर अगर आप गए तो आपके पैसे गए। बंदे को तो 12 महीना सजा मिलेगी, 2 साल सजा मिलेगी एज पर प्रोविजंस या एज पर पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, लेकिन आपका जो इतना अमाउंट है और परफॉर्मेंस है, कंपनसेशन है, वो तो सारा चला गया। अच्छा, अभी स्यू फॉर पर्टिकुलर एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो भाई ये एक्ट परफॉर्म करे उसके लिए आपको स्यू करेंगे। क्लेम फॉर डैमेज एंड रिटर्न बैक ऑफ मनी पेड, या जहां आप देखते हैं कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर सकता, इसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, बैंकिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो चुकी है, इसके ऊपर फोरक्लोजर का सूट है, या इसके अंदर कोई और लायबिलिटी 2-4 बंदों की है, तो फिर आप सोचेंगे कि बेहतर ये है कि मैं अपनी कंपनसेशन लूं और अपना अमाउंट वापस ले लूं, और तो कोई मेरे पास अल्टरनेट नहीं। With what law the principles of a special relief act are linked with? It is linked with the principles of equity under the following formula: to give a very thing to a person for which he is entitled to, आप उसको दे दें। आपसे घर लिया है तो आप उसको घर दे दें, शॉप लिया है तो आप शॉप दे दें, अगर आपसे कोई प्लाट लिया है उसने तो आप प्लाट दे दें। वेरी थिंग, जो भी ट्रांजैक्शन है, जिसके लिए आपने पैसे लिए हैं, जिसके लिए आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, आप उसको वही चीज दे दें कि आपकी एक एग्रीमेंट ऑनर हो जाए, कमिटमेंट ऑनर हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, the defaulting party will be compelled to perform the very act for which is under legal obligation to do. अच्छा, अभी लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ आ गया कि उसको कंपेल किया जाएगा। हाउ विल ही बी कंपेल्ड? He will be compelled through court of law. He will be compelled by civil suit. Otherwise आप क्या करेंगे? आप कंपेल कैसे करेंगे? Because he requires some order and that order will be issued by the court. आप लॉ एंड ऑर्डर तो क्रिएट नहीं करेंगे, लॉ तो अपने हाथ में तो नहीं लेंगे, जबरदस्ती कब्जा तो नहीं करेंगे। Naturally you will go before the concerned quarters and will seek appropriate resort, and that appropriate resort is provided through court of law. How court grants relief under special relief act? With delivery of possession. कोर्ट आपको पोजीशन डिलीवर करेगी, ठीक है ना। विथ स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इस पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो करेगी। उसके अंदर अगर लिखा गया है कि अगर इसने 6 महीने डिले किया तो हम इसको 2 लाख भर कर देंगे, तो इस पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब कोर्ट ऑर्डर पोजीशन का भी कर दे और उसको कहे भाई 2 लाख आप कंपनसेशन उसको दे दें, बिकॉज इट वाज एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। नंबर 3, बाय ग्रांटिंग इंजंक्शन ऑर्डर, कि भाई कोई ये बंदा तीसरे बंदे को ना बेचे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट करे, पोजीशन या प्रॉपर्टी इसके पास रहे। अगर इससे ट्रांसफर किसी तीसरे बंदे के पास हो गई तो डिक्री फ्रस्ट्रेट हो जाएगी
और प्रोसीडिंग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि तीसरा बंदा जो है, जो पार्टी इसके अंदर नहीं है, हो सकता है कि ये बेच दे और प्रॉपर्टी किसी चौथे बंदे के पास चली जाए। तो फिर ये किस तरह से होगा? हाउ दैट थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी विल सफर व्हेन दे आर नॉट पार्टी इन द लिटिगेशन, एंड मोर ओवर पार्टी प्रॉपर्टी हैज चेंज द हैंड्स एंड म्यूटेशन हैज इफेक्टेड। जब म्यूटेशन हो गई तो सूट का एम्बार्गो तो नहीं होगा ना उनके ऊपर। नंबर 4, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दैट विल बी थ्रू योर लॉ सूट। तो भाई हमें हमारा राइट जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि भाई वाकई इस पे परफॉर्मेंस का मैं इंटाइटल्ड हूं या नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सपोज कीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने बड़ा प्रोजेक्ट खरीदा है और जिसके अंदर एलिनेशन हो रही है, वेस्टेज हो रही है। सपोज कीजिए आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट खरीदा है जिसके अंदर 10 फ्लैट्स हैं या 20 फ्लैट्स हैं। वो बंदा जो है वो किसी और को सेल कर रहा है, किसी को टेनेंसी पे दे रहा है। वो आपका पर्पस जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोर्ट की डिक्री जो है वो वायलेट हो जाएगी। इतने बंदे जो पार्टी नहीं है और मुख्तलिफ तरीकों से उनको पोजीशन मिल रहा है, आप उनको साइड कैसे करेंगे? तो ये है कि रिसीवर को जब आप अपॉइंट कराएंगे तो उसकी सारी जो भी एक्टिविटी उसके अंदर है स्टॉप हो जाएगी। तो रिसीवर उसको अफेयर्स मैनेज करेगा, लोगों को कहेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में आ गई, क्योंकि इट इज कॉल्ड कस्टोडियल लेगिस। जब कोर्ट की कस्टडी में आ गई तो फिर अभी कोई भी बंदा ना परचेज कर सकता है, ना कोई टेनेंसी पे ले सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ऐसी गलतियां हैं, जैसे कल मैंने आपको गो डाउन का इंस्टेंस बताया था, अगर ऐसी गलतियां हैं तो फिर कोर्ट उसको रेक्टिफाई करती है। पार्टी रेक्टिफाई नहीं करेंगी लेकिन कोर्ट रेक्टिफाई करेगी। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो रहा है, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट की असलियत खत्म हो गई। जिस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया था वो उसका पर्पस रहा नहीं। जैसे कल मैंने आपको ये राइट ऑफ वे का एक एग्जांपल दिया अंडर सेक्शन 35 of the Special Relief Act, and section 35 pertains to rescission of contract और section 31 pertains to rectification of instrument। और 8वें नंबर पे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कम्स अंडर सेक्शन 39। और कल मैंने आपको वाइड या वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी कैंसिलेशन के लिए हम कोर्ट में आते हैं, कल मैंने डिटेल में आपको समझाया था। Whether special relief act provides mandatory relief or discretionary relief, this is very important क्वेश्चन है। आप अगर पूरे स्पेशल रिलीफ एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको वर्ड में नजर आ जाएगा, लेकिन सेक्शन 22 ने स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली ये प्रूव कर दिया और उसके अंदर एनलाइटन कर दिया कि भाई ये जो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर जो भी रिलीफ है वो डिस्क्रिएशनरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। You cannot claim such relief from the court as a matter of right. It is grace of the court to grant special relief. It is grace of court to grant temporary injunction. If court does not exercise discretion in your favor, you will be declined from that injunctive order. You will be declined from decree of space performance. It is discretionary to decree space performance. ठीक है ना? Reference sought from section 12 whereby the court exercises discretion to grant specific performance through a decree. Court की discretion, court exercises discretion in favor of space performance और अगेंस्ट द स्पेस परफॉर्मेंस। ये केस टू केस वेरी करता है, लाजमी नहीं है कोर्ट ने एक केस के अंदर कहा वह स्पेस परफॉर्मेंस का सूट डिक्री तो हर सूट डिक्री करे, दूसरे सूट में कोर्ट डिसमिस भी कर सकता है, क्योंकि हर केस की जो मेरिट है वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो भी एविडेंस है और अदर मेरिट्स ऑफ द सूट है उस पर डिपेंड करती है। ये एक सूट दूसरे सूट से उसका नेक्सस तो नहीं है, एक केस की एविडेंस दूसरे केस की एविडेंस से आइडेंटिकल तो नहीं है, तो लिहाजा ये डिफरेंस है। सेक्शन 22 स्पेस रिलीफ एक्ट कैटेगोरिकली प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू डिक्री स्पेस परफॉर्मेंस। उसके अंदर आता है जो मैंने आपको पहले ही बताया, द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ ऑन अजम्पशन दैट इज लॉफुल टू डू सो। लॉफुल या अनलॉफुल का कोर्ट का क्या तल्लुक है? आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कोर्ट से तो आपने पूछा नहीं, आपकी प्रॉपर्टी में लूप होल्स आ गए,
तो कोर्ट को तो आपने कहा नहीं कि भाई आप इसको छोड़ दें, लिटिगेशन कर दें, आप खुद कोर्ट में चले गए। कोर्ट के अगर परसेप्शन में ये आता है कि इसको पता था इसके प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल डिफेक्टिव है और उसने फिर भी खरीदा, कोर्ट की प्रिजम्पशन या अप्रोच आपके खिलाफ भी जा सकती है और सूट डिसमिस भी हो सकता है। अगर कोर्ट ने ये अप्रोच अपनी कि भाई ये बंदा जो है बोनाफाइड परचेजर है और उसने पैसे दिए और आगे बंदे उसने उसके साथ फ्रॉड प्ले किया, तो वो सूट आपका टिकरी होगा। लेकिन ये आप क्लेम नहीं कर सकते इन अ मैंडेटरी फॉर्म दैट दिस सूट शुड बी डिक्रीड इन द टर्म्स व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द जिस्ट एंड बॉडी ऑफ द प्लेंट। दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। However, the legal embargo is put upon the court that the discretion is not arbitrary but sound and reasonable, guided by judicial principles. ये सुपीरियर कोर्ट्स की डायरेक्शन है जो ट्रायल कोर्ट को दी गई है कि भाई ठीक है आपकी डिस्क्रिशन है, लेकिन आप डिस्क्रिशन को जस्टली, इक्विटेबली और इस्तेमाल करना, आर्बिट्ररी और फैंसीफुल डिस्क्रिशन इस्तेमाल ना करना। आप कहें कि भाई इसने ये किया, तो गलतियां तो हो जाती हैं, गलतियों की वजह से तो लिटिगेशन आती है। उस बंदे ने उसको ट्रस्ट किया और आप कहते हैं उसने गलत ट्रस्ट किया, गलत या सही उसने ट्रस्ट किया। अभी आप ये देखें कि इस बोनाफाइड परचेजर और उसके अंदर उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, तो आप वो जो आपकी डिस्क्रिशन है दैट शुड बी रीजनेबल, साउंड एंड गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल्स, क्योंकि लॉ एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और फेवर ऑफ डिसीजन जाता है, कॉन्ट्ररी टू डिसीजन नहीं जाता कि भाई इस बंदे के खिलाफ डिसीजन जाए। अभी आप उसके अंदर देखें कि इसके ट्रांजैक्शन में उसने वाकई अमाउंट पास ऑन किया और ये ट्रांजैक्शन जो थी मार्केट रेट से थी, इसके अंदर कोई मालाफाइड नहीं है, पार्टीज आपस में रिश्तेदार नहीं है और उनका पहले से कोई नेक्सस नहीं है, पहला इनके दरमियान में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जब आप ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो ये जुडिशियल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो आप उसको जो डिस्क्रिशन है उसके फेवर में इस्तेमाल करें, इरिस्पेक्टिवली आपकी अपनी पावर है कि उसको अगेंस्ट में करें। लेकिन जब ये सारे सरकमस्टेंसेस कंबाइंड होते हैं और आपको वारंट करते हैं कि ये जो डिस्क्रिशन है दैट इज टू बी एक्सरसाइज जुडिशियल, दैट इज आल्सो केपेबल ऑफ करेक्शन बाय कोर्ट ऑफ अपील। सपोज कीजिए कि ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो लॉ ने कहा कि भाई इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय द अपीलेट कोर्ट। डिक्री ऑफ परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस where the circumstances under which the contract is made are such to give plaintiff unfair advantage over the defendant, though there may be no fraud or misrepresentation on the part of plaintiff। तो इसके अंदर नीचे इलस्ट्रेशन है, आप जरा वो इलस्ट्रेशन देखें। उसके अंदर ये है कि भाई इसके अंदर ये तो नहीं है कि भाई आप जो है वो एक अनफेयर एडवांटेज डिफेंडेंट को दें, और दो देयर में बी नो फ्रॉड। अभी जरा इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन फॉर रेडी रेफरेंस। ए कॉन्ट्रेस्ट टू सेल एंड बी कॉन्ट्रेस्ट टू बाय सर्टेन लैंड। To protect the lands from flood, it is necessary for its owner to maintain an expensive embankment. B does not know of this circumstance and A conceals it from him. इस पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज टू ए। अभी देखिए उसने प्रॉपर्टी उसे ली, अभी चूंकि अभी उसको पता चला कि भाई एक बड़ा बंद जो है, एम्बैंकमेंट जिसको कहें, एक दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि फ्लड का पानी ना आए। अब अगर आप जामशोरे गए हैं या हैदराबाद में तो आप देखिए जो रिवर है हैदराबाद का, उसके ऊपर एक बड़ा एम्बैंकमेंट है, बहुत बड़ा, कि हैदराबाद की सिटी को, यानी जब ये रिवर के अंदर पानी आता है, फुल हो जाता है, तो ये पानी हैदराबाद के सिटी में यानी ओवरलैप ना करे इस तरह से, नहीं तो फ्लड आ जाएगा। तो एम्बैंकमेंट दे देते हैं और वो बड़ा कॉस्टली होता है। तो उस बंदे की जमीनों के ऊपर एक बड़ा एम्बैंकमेंट उसने खड़ा कर दिया कि भाई जिस तरह से ये फ्लड से पानी से बचे। अच्छा, ये बी को जिसने उसे लिया उसको पता नहीं है, जब उसको पता नहीं है और ए ने उसे कंसील कर दिया, तो अभी ये कि भाई ये इस पे परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि ये वो जमीन है जो कभी भी डूब सकती है। अगर फ्लड आया तो उसका पूरा फसल, पूरी जमीन पानी हो जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है
ये आ गया कि वेयर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आर सच टू गिव प्लेंटिफ अनफेयर एडवांटेज। वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा था, उसको कंसील करके पैसे लेकर फिर उसको पास ऑन करके बोला ठीक है सब कुछ, और जो बीच का जो सर्कमस्टेंस या डेवलपमेंट थी वो डिफरेंट को पता नहीं थी। तो दो देयर में भी नो फ्रॉड, और फ्रॉड ना भी हो, ये नहीं है कि फ्रॉड है, क्योंकि एम्बैंकमेंट तो देखेगा, लेकिन चूंकि उससे पहले उसने इसको ये नहीं कहा कि भाई बात सुने, ये मेरी जमीन है, इसमें 1 साल या 2 साल के अंदर फ्लड भी आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बड़ा बंद जो है वो खड़ा कर दिया है, जिसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। अभी जो है ना, आपको ये जो मेरी डेवलपमेंट है, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझसे ले लें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो ना ले लें, तो फिर उसकी मर्जी थी। लेकिन उसने उसको एस्पेक्ट को बिल्कुल छुपा लिया। एम्बैंकमेंट उसने देखा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये काय के लिए, लेकिन वो फ्लड के पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ये किया था। तो ये लॉ कहता है कि स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज टू, ये भी रिफ्यूज करेगा, बोलेगा मैं फुलफिल नहीं करूंगा। तो जब कोर्ट के अंदर जब रिफ्यूज करेगा तो कोर्ट कहेगी ए को तो भाई उसको पैसे दे दे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइंड हो चुका है, ये इसकी फुलफिलमेंट नहीं होगी। Discretion is not to decree space performance. In the following cases, the court declines to grant space performance. A contract for the non-performance of which compensation and money is an adequate relief. भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए जिसके अंदर आपकी कंपनसेशन ऑफ मनी एडिक्वेट रिलीफ है, तो फिर वो परफॉर्म कैसे होगा? जिस तरह से एक बंदा है जिसने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया और उसने फिर भी उससे प्रॉपर्टी ली, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल है, डैमेज हो रही है, तो बोला अगर ये प्रॉपर्टी हम इस पर परफॉर्मेंस लेंगे तो ये तो 4,000 पेटियां आमू की हैं, अभी 4,000 पेटियां आमू की तो वो पैसेज ऑफ टाइम वो तो खत्म हो जाएंगी, तो इसके लिए कंपनसेशन लेंगे, असली स्पेस परफॉर्मेंस तो नहीं होगा ना। नंबर टू, where the performance of contract would involve some hardship on the defendant which he did not foresee, whereas its non-performance would involve no such hardship on the plaintiff। अगर उसके अंदर भी है कि वो जो प्लेंटिफ देखता है डिफेंडेंट के ऊपर कोई हार्डशिप है, जो मैंने अभी आपको मिसाल दिया वो एम्बैंकमेंट वाला, ये उससे रिलेटेड है। Where the defendant entered into the contract which though not render the contract voidable makes it equitable to enforce space performance। क्वेश्चन है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ कोर्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग डिक्लेरेशन ऑन स्टेटस ऑफ राइट। कैसे कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन ग्रांट करती है? एज पर लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 42, any person entitled to any legal character or to any right in any property may institute a suit against that person who is either denying or interested to deny his title or status। लीगल करेक्टर आप देखिए सेक्शन 42, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है स्पेस रिलीफ एक्ट का। जब आपका कोई स्टेटस डिनाय करे, आपका टाइटल डिनाय करे और उसके ऊपर इन्वेट करे, या वो आपका टाइटल वो खुद क्लेम करे, अगर ऐसी बात है तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं उसके खिलाफ, भाई ये मेरा स्टेटस डिनाय कर रहा है, टाइटल डिनाय कर रहा है, और मैं एप्रीहेंड करता हूं कि ये एट द शो ऑफ फोर्स मुझसे पोजीशन लेगा, मैं इसका लीगली इंटाइटल्ड हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इसका ओनर हूं, मैं डिक्लेरेशन प्रूव करूंगा, तो कोर्ट फिर उसको कहती है ठीक है, यू कम फॉरवर्ड विथ प्रेयर ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिक्लेरेटरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल। क्या डिक्लेरेटरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल है? दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। डिक्लेरेटरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल नहीं है, नो इट्स नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, कैसे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whether award of declaratory decree by the civil courts obligatory, mandatory or discretionary। क्या जो कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री अवार्ड करती है ये ऑब्लिगेटरी है या मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है? आप क्या कहते हैं? मैंने आपको एक बात तो बताई ना कि पूरा स्पेस रिलीफ एक्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है।
इसके अंदर आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि डिक्री इन माई फेवर दे दें। और अगर कोई कोर्ट आपको अवार्ड करती है डिक्री, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिएशन है, ये कोर्ट के ऊपर आपका मैंडेट नहीं चलेगा। कोर्ट को आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, डिस्क्रिशनरी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच स्टेट्यूट अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर विच स्टेट्यूट अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल। जरा आंसर देखिए। सेक्शन 45 बी ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये जरा प्रोविजन पढ़ लेना लैंड रेवेन्यू एक्ट से, जिसमें लिखा गया है कि डिक्लेरेटरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल कैसे है। ठीक है। Which type of decree is falling in the ambit of section 45B of the Act 1967 is a question. कौन सी डिक्री? डिक्री pertaining to the mutation entries in the record of rights। आपने सिविल कोड के अंदर केस दाखिल कर दिया कि जनाब ये जो स्टेटस है, मेरी जमीन के अंदर कुछ एंट्रीज हैं, वो बोगस या फ्रॉडुलेंटली एंटर की गई हैं। तो आपने उस पार्टी को कहा कि भाई ये जो मैटर है आपका, दैट रिलेट्स टू द एंट्रीज पर्टेनिंग टू म्यूटेशन ऑफ द रिकॉर्ड फॉर विच द कंसर्न फोरम फॉर योर रिड्रेसल इज अवेलेबल एंड दैट इज रेवेन्यू हायरार्ची, गो एंड अप्रोच टू द assistant commissioner, deputy commissioner and commissioner within their jurisdiction domain and get the record corrected। लेकिन उस बंदे ने आपको कहा कि सर दे विल करेक्ट, बट हियर इज पॉइंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉड वारंट्स एविडेंस एंड देयर इज नो प्रोसीजर ऑफ एविडेंस इन द रेवेन्यू फोरम। रेवेन्यू फोरम only decides the cases by way of summary trial, and under summary trial there is no evidence। Here there is a fraud, and fraud is glaring, and that was perpetuated, and I have got items and data with items and particular references that will be produced by me through the instances of evidence। ठीक है। Some of the illustrations with reference to different provisions of law are cited to show the circumstances under which declaration is sought। अब illustration है, A is lawfully in possession of certain land, inhabitants of a neighboring land claim a right of way across the land, A may sue for declaration that they are not entitled to the right so claimed। References are section 26 Limitation Act, section 15 Easement Act, सेक्शन 56 ऑफ क्यूएसओ। ये 42 की इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए है। 42 में अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ए इलस्ट्रेशन ये है। इसके अंदर मैंने यहाँ जो देखा तो ये रेफरेंसेस वहाँ नहीं है, ये मैंने लिखे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए कि मैंने देखा कि ये जो इलस्ट्रेशन है इसके पीछे जो लॉ है वो ये है, क्योंकि उसके अंदर एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट है। एक बंदा है जो अपनी जमीन की पोजीशन में है और जो नेबरिंग लैंड के जो इनहेबिटेंट्स रहायशी बंदे हैं वो उसकी जमीन से राइट ऑफ वे क्लेम करते हैं। वो कहता है कि राइट ऑफ वे आपका है ही नहीं, वो कहते हैं हमारा राइट ऑफ वे है। तो राइट ऑफ वे इस्टेब्लिश कैसे होता है और एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ वे लीगली कैसे प्रूव होती है? तो वो उसके लिए हमारे पास दो प्रोविजंस हैं, एक तो सेक्शन 26 है और दूसरा सेक्शन 50 ईजमेंट एक्ट है। 26 लिमिटेशन एक्ट है और 15 में ईजमेंट एक्ट है। दोनों प्रोविजन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आइडेंटिकल है। दोनों प्रोविजंस ये प्रोवाइड करते हैं कि एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट जो कंप्लीट होती है, जो यानी इस्टेब्लिश होती है, वो विथ रेफरेंस टू टाइम फ्रेम होती है। अगर कोई बंदा कोई भी ईजमेंट राइट ऑफ वे इस्तेमाल करता है फॉर कंटिन्यूस 20 ईयर्स विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम एनी क्वार्टर, तो वो उसका राइट बन जाता है, जिसको नाम है राइट ऑफ वे। अभी उसका राइट है। लेकिन 20 साल अगर नहीं हुए तो फिर राइट ऑफ वे नहीं बना। वो बंदा उनका जो पासिंग है या उससे जो निकलते हैं बंद कर सकता है, बैरियर्स जो है वो खड़े कर सकता है। लेकिन जो आइडेंटिकल बात सेक्शन 26 और 15 में है वो ये है कि दोनों प्रोविजन कॉमन
लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं और वो है 20 ईयर्स। 26 लिमिटेशन एक्ट सेक्शन पार्ट है, आर्टिकल पार्ट नहीं है, और सेक्शन 15 ईजमेंट एक्ट एक स्पेशल स्टेट्यूट है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट लोकल लॉ है, स्पेशल स्टेट्यूट नहीं है। लेकिन अभी चूंकि दोनों की 20 ईयर्स की जो है लिमिटेशन है एक्विजिशन ऑफ राइट, तो हम प्रेफरेंस ईजमेंट एक्ट को देते हैं। और लेकिन है तो बराबर, तो लोग कहते हैं भाई लिमिटेशन में भी वही 20 साल है, ईजमेंट एक्ट में भी वही 20 साल है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा लॉ या ऐसी डिबेट नहीं चली। अगर इसके अंदर ये होता कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर 15 साल होती और ईजमेंट एक्ट के अंदर 20 साल होती, तो हम प्रेफरेंस ईजमेंट एक्ट को देते, क्योंकि ईजमेंट एक्ट इज स्पेशल लॉ और लिमिटेशन एक्ट इज नॉट स्पेशल लॉ, इट इज जनरल और लोकल लॉ। जो थर्ड प्रोविजन है वो है आर्टिकल 57 क्यूएसओ। आर्टिकल 57 क्यूएसओ ये प्रिस्क्राइब करता है इन द टर्म्स, आर्टिकल 57 क्यूएसओ कहता है कि रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट। भाई आपने एक जजमेंट दी, कोर्ट के अंदर आपने जजमेंट पेश कर दी, एक राइट ऑफ वे है, दो पार्टियों के दरमियान में डिस्प्यूट है, अभी ए और बी के दरमियान में डिस्प्यूट है, पहले ए और सी के दरमियान में डिस्प्यूट था उसी रास्ते पे, और सी ने वो डिक्री हासिल कर दी ए के खिलाफ। अभी बी ने ए को स्यू किया है और उसके अंदर सी की जजमेंट पेश कर रहा है कि सही पहले आपने ये डिसीजन दी है और उस डिसीजन के अंदर ये जो है वो राइट ऑफ वे है, और उसके अंदर जब आपने जजमेंट के अंदर देखा तो वो एक्स पार्टी थी या उसके अंदर दो विटनेस एग्जामिन हुए थे, लेकिन वो विटनेस एग्जामिन हुए थे जो बी के अपने विटनेसेस थे। लेकिन यहाँ जो मेन चीज है कि भाई आपके पास क्या पैमाना है, क्या स्केल है, क्या क्राइटेरिया है कि आप ये इस्टेब्लिश करें कि भाई ये वाकई जो रास्ता है ये राइट ऑफ वे है। ये जो राइट ऑफ वे क्लेम करते हैं वाकई गुज़श्ता 20 साल से ये राइट ऑफ वे इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए कहा गया कि जज के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट यानी एक मैंडेट है कि आप पहले उसकी इंक्वायरी कर दें, जजमेंट के अंदर ना जाएं, इंक्वायरी कर दें। और इंक्वायरी के लिए आपके पास वसाइल हैं, रेवेन्यू के ऑफिसर्स के पास उस जमीन का पूरा नक्शा होता है और मैप के अंदर ये देखा जाता है कौन से सर्वे नंबर्स हैं, लार्ज सर्वे नंबर्स हैं, शॉर्ट सर्वे नंबर्स हैं, बीच में पेचरे या पाथ्स कैसे निकलते हैं, वो राइट ऑफ वे के अंदर आते हैं या जनरली आते हैं। तो आप उसकी एविडेंस इंक्वायरी कराने के बाद फिर ये देखें कि वाकई राइट ऑफ वे है, तो फिर आप डिसाइड कर दें। जो आया है आर्टिकल 57 कानून इशाअत आर्डर, जो भी मैंने आपको ये स्टोरी बताई वो वहां की इलस्ट्रेशन है, सेक्शन आर्टिकल 56। अब हम आगे चलते हैं और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये भी 42 की है। ए bequeaths his property to B, C and D to be equally divided amongst all and each of them if living at the time of my death, then amongst their surviving children। ए बाप है, उसको 3 बेटे हैं, एक का नाम है बी, दूसरे का नाम है सी और तीसरे का नाम है डी। और एक विल करता है और विल के अंदर लिखता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, लैंडेड जमीन है, वो मेरे 3 बेटे हैं बी, सी और डी, उनके अंदर मैं इक्वली बांटता हूं। और ये इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वे इफेक्टिव होगी अगर मैं मर गया, उसके बाद ये आएंगे। लेकिन यहां भी नहीं, इनके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी चली जाएगी उनके सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के नाम पे। मीन्स इसका मकसद ये है कि ये बंदे जो मेरे 3 बेटे हैं ये इसको सेल ना कर सके, बेच ना सके, और ये अपने बेटों के नाम पे करें। ठीक है, वो बंदा मर गया। आगे देखिए, नो सच चिल्ड्रेन आर इन एग्जिस्टेंस, वो बंदा मर गया। 3 बेटे हैं ए, बी, सी और डी, एक ने शादी नहीं की और 2 को बेटे है ही नहीं, कुछ भी नहीं, औलाद ही नहीं है। अभी क्या हुआ, इससे वसीयत का क्या असर हुआ, क्या असर हुआ? इन अ सूट अगेंस्ट ए एग्जीक्यूटर, तो
ए का जो ये ए है जिसको उसने विल छोड़ी अपने एग्जीक्यूटर को दी, जो उसका एग्जीक्यूटर था कि भाई आप मेरे एग्जीक्यूटर हैं, इसकी एग्जीक्यूशन आप करेंगे, मेरे मरने के बाद क्या करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे 3 बेटों को देंगे, लेकिन देने के बाद फिर भी आप इसको यूं एग्जीक्यूशन करेंगे कि ये सेल ना कर सके, इनके मरने के बाद फिर आप जो है ये प्रॉपर्टी चली जाएगी इनके बच्चों पे। ठीक है, आप एग्जीक्यूटर हैं, आप भी मर जाएंगे, लेकिन आप अपना एग्जीक्यूशन जो है वो अपने बेटे को कर देंगे, वो वाच करेगा जैसे मेरे पोतों के पास जमीन चली जाए। ठीक है ना। अभी ये जो है वो उसने ए ने जब देखा कि भाई कोई भी नहीं है तो उसने सूट दाखिल कर दिया, सूट दाखिल कर दिया कि भाई ये जो भी वसीयत है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि इसका जो स्पिरिट था वो तो आया ही नहीं सामने, इनको बेटे हुए नहीं, अभी नहीं हुए तो इसका अल्टीमेट हल क्या होगा। भाई इसका मकसद ये है कि अभी फाइनल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इन तीनों को दिया जाए, क्योंकि इसका मकसद ये है कि अगर वेस्टेड इंटरेस्ट इनको मिलेगा तो ये सेल करेंगे, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट कोर्ट नहीं देगी तो सेल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विल इनके वे में आ रही है और ऊपर से एग्जीक्यूटर बैठा हुआ है, वो इनको आगे पीछे कुछ करने नहीं देता। तो एग्जीक्यूटर ने सूट दाखिल कर दिया, तो इन सूट अगेंस्ट एज एग्जीक्यूटर कोर्ट ने कहा, कोर्ट में डिक्लेयर वेदर बी सी एंड डी टुक द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। तो अभी ये बी सी डी एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ले ले आर ओनली फॉर देयर लाइव्स, या अपनी लाइफ तक लें, एंड इट मे आल्सो डिक्लेयर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन बिफोर देयर राइट्स आर वेस्टेड। चिल्ड्रेन का इंटरेस्ट इसमें क्या होगा, वेस्टेड होगा या किस तरह से होगा। ऐसा तो नहीं है कि फिर ये चिल्ड्रेन के बाद उनको भी पावर नहीं, क्योंकि जब तक वेस्टिंग नहीं होगी, इनको कंप्लीट वेस्टिंग नहीं होगी, तब तक ये प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। ठीक है ना, यहां तक ये डिक्लेरेशन का इलस्ट्रेशन भी है। अभी रेफरेंसेस जो मैंने लिए इसको पढ़ने के बाद तो मैंने देखा ये सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 13 में चला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 14 चला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेक्शन 20 में चला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेक्शन 13 कहता है कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अभी दादा है और एक पोता पैदा भी नहीं हुआ है, उसको गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके दे रहा है। तो ये मैंने सेक्शन 13 आपको समझाया था आधा पौने घंटे के अंदर, पूरा टाइम लगा था जब मैंने आपको 13 और 14 समझाया था, दोनों मैंने समझाया। और 14 है रूल अगेंस्ट परपीचुअलिटी कि वेस्टिंग कहाँ खत्म होती है। और सेक्शन 20 जो नया आया है फर्स्ट टाइम पे, वो ये कि व्हेन अनबॉर्न पर्सन अक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। सेक्शन 13 में ये लिखा गया कि ये बाप ने अपने पोते को जो अनबॉर्न है प्रॉपर्टी दे दी, उसने कहा कि भाई जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे पोते के पास पहुंचे तब तक इसका बाप उसको मेंटेन करेगा, जब उसका बाप उसको मेंटेन करेगा और मेरा पोता जवान होगा तो फिर उसको ट्रांसफर करेगा, फिर वेस्टिंग मेरे पोते के पास चली जाएगी, मेरा पोता जाकर सेल करे तो करे लेकिन मेरा बेटा नहीं कर सकता। ये सेक्शन 13 का। और सेक्शन 14 के अंदर था तो भाई एक बंदे को 1 2 3 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं और 2 भतीजे हैं, ये उनको प्रॉपर्टी दे रहा है, और वो कहता है कि भाई ठीक है, एक जब मर गया तो फिर दूसरे के पास जाएगी, फिर दूसरा मरा तो तीसरे के पास जाएगी, फिर चौथे के पास जाएगी, लेकिन फाइनल जो इसका ड्रॉप सीन होगा, जो वेस्टिंग होगी, वो उस वक्त एक ऐसे माइनर को होगी जो चौथवा इसका बंदा है, मेरा बेटा है या पर्सन है, उसको वो माइनर होगा, तो ये उसको मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी को, लेकिन वेस्टिंग उस माइनर के पास चली जाएगी और उसको पोजीशन ये देगा जब ये जवान होगा, और वेस्टिंग के बाद वो जो माइनर है जवान होगा वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो फिर ये क्वेश्चंस भी थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, अगर वो माइनर पैदा ना हो तो ये लॉ ऑफ परपीचुअलिटी जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है स्पेसिफिकली, व्हेन अनबॉर्न पर्सन अक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ द इट्स बेनिफिट। तो अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट के सिवा यानी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको माना वेस्टेड इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो छोटा होगा बड़ा होगा, क्योंकि ये एक हिंदू लॉ है और हिंदू लॉ के अंदर ये प्रोपोजिशन है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, जिस तरह से ये इमीडिएटली सेल ना हो और जनरेशन टू जनरेशन चले, इसीलिए इस तरह के लॉज जो हैं वो बनाए गए। अभी
तीसरी इलस्ट्रेशन इसके अंदर है, ए इज इन पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, बी अलेजिंग दैट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड ए टू डिलीवर इट टू हिम. A may obtain a declaration of his right to hold the property. References are whether mere declaration will be tenable in law. उसने एक डिक्लेरेशन ली लेकिन टेनेबल है क्योंकि वो कहता है कि भाई ए पोजीशन में है और बी कहता है कि आप इसके ओनर नहीं हूं, ओनर मैं हूं, आप मुझे दे दें. तो वो डिक्लेरेशन लेता है कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है. पोजीशन तो वो लेता नहीं है क्योंकि पोजीशन में ऑलरेडी ये है, तो उसका मियर जो डिक्लेरेशन है वो टेनेबल है एज पर सेक्शन 42. क्यों कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो है वो आता है उसकी प्रोविसो के अंदर जो सेक्शन 42 का है कि ये जो अगर सिर्फ मियर डिक्लेरेशन वो सीक करेगा और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अवेलेबल है वो नहीं लेता तो डिक्लेरेशन उसकी मेंटेनेबल नहीं है. बी इज ऑलरेडी इन पोजीशन, ठीक है, तो वो नहीं लेगा. His possession prima facie proves him entitled under article of QSO 106 of QSO कहता है कि possession is a proof to show that man is owner of the property. मैं इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हूं, आपको लेक्चर देता हूं, आप मुझे सुनते हैं या सेंटर में सुनते हैं और मैं इसके पोजीशन में हूं, फिजिकल पोजीशन मेरी है. लॉ कहता है कि मैं इसका ओनर हूं. हाँ, अगर कोई बंदा मुझे चैलेंज करता है तो फिर उसको एविडेंस देने पड़ेगी कि भाई कुरैशी साहब इज नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. मैं नहीं दूंगा एविडेंस. मैं क्यों दूं भाई, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं. फिजिकल पोजीशन इज कंप्लीट एंड इट प्रूव्स माय एंटाइटलमेंट एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द QSO. Whether A will show the title of his ownership or simple possession is sufficient to hold him entitled. We will discuss all such aspects in the light of relevant provisions of law. कि A will show the title of his ownership or simple possession is sufficient to hold him entitled. भाई आप ओनर हैं तो आप उसकी टाइटल शो करें ना, भाई आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर आप पोजीशन में नहीं है तो आप पोजीशन तो ले लेना. अगर आप पोजीशन का प्रेयर नहीं होगा तो लॉ कहेगा कि भाई आपकी सिंपल डिक्लेरेशन विदाउट पोजीशन दैट इज नॉट टेनेबल इन लॉ. लेकिन यहां सूट जो है वो बी दाखिल कर रहा है, ए दाखिल नहीं कर रहा. तो उसके अंदर जो है अगर बी ने सूट दाखिल कर दिया तो बी तो खुद पोजीशन में है. अभी ये प्रूव करेगा, कोर्ट को शो करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने इसे खरीदी और ये फैक्ट वो सप्रेस कर रहा है, ये मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये देखें. तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई इसका जो टाइटल है एस्टेब्लिश होता है नहीं होता है. एंड फॉर दैट suit for mere declaration is competent. Now receiver's appointment, ये receiver है in any dispute as to ownership of property and to protect the property from damage, wastage, sale or alienation, the court takes possession of the disputed property called custodial legis and appoints a person to manage the affairs of that property in the name of receiver. Appointment of the receiver is provided under section 44 of the Special Relief Act. ये मैंने आपको डिटेल में बताया है अभी. Rights, duties, powers and liability of receiver is contained under Order 40 of CPC. ठीक है ना. अभी now we divert on chapter 1 of the Act as to recovery of possession. अच्छा, अभी यहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं सेक्शन चैप्टर 1 पे जहां रिकवरी आती है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, जिसका इलाबोरेट ओवरव्यू और उसका मैंने आपको दे दिया है. जो यहाँ आता है कि रेगुलर सूट यानी आता है सेक्शन 8 में और सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन 142 सूट विल बी फाइल्ड इन 12 years. सेक्शन 9 जो है वो सूट बाय अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ये समरी सूट होगा. पहला 8 में रेगुलर सूट और इसके अंदर समरी सूट होगा. और टाइटल एज पोजीशन ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ possessory टाइटल अलोन मींस प्रीवियस पोजीशन फॉर एनी शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड. क्योंकि ये जो समरी सूट है उसके अंदर उसको possessory टाइटल शो करना पड़ेगा, मैं पोजीशन में था, क्योंकि ओनर तो हो नहीं, टेनेंट होगा, किराएदार होगा या ट्रेसपासर होगा. लेकिन उन दोनों को निकालने का तरीका है. अगर टेनेंट है तो ही विल बी गवर्न्ड बाय सिंधु लैंड ट्रेड प्रिंस ऑर्डिनेंस, और अगर ये इनक्रोचर है, ट्रेसपासर है,
तो एंटी इंक्रोचमेंट लॉज में इसका केस जाएगा। His forcible disposition within 12 years and he will file the suit in 6 months of his disposition. आर्टिकल 3 लिमिटेशन एक्ट इसकी लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स दे रहे हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। ये वाईओसी में भी पूछा जाता है और रिटन पेपर के अंदर भी आता है। अभी जरा देखिए, हमने इसको बहुत शॉर्ट नमूने से तरीके से आपके लिए सेट किया है। ऑर्डिनरी सूट सेक्शन 8, समरी सूट सेक्शन 9, नंबर 2 प्रूफ ऑफ टाइटल सेक्शन 8, प्रूफ ऑफ डिस्पोजिशन सेक्शन 9, नंबर 3 क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट्स इन एडिशन सेक्शन 8। सेक्शन 8 में जब आप पोजीशन का करेंगे ना, डिक्लेरेशन या पोजीशन का सूट, तो मीन प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल है या स्टेटस है, लेकिन मीन प्रॉफिट्स का क्लेम और डैमेजेस का आप अनटेनेबल है सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 में आप ये नहीं दे सकते। अपील एंड रिव्यू मेंटेनेबल सेक्शन 8 में अपील भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। नो अपील और रिव्यू सेक्शन 9 उसके अंदर आप नहीं कर सकते। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, मैंने शॉर्ट लिए हैं जिस तरह से आप इसको सही माना में स्क्रीन शॉट्स भी लें और सही माना में समझ सकें। फुल अमाउंट ऑफ कोर्ट फी पेएबल सेक्शन 8। जब आप सेक्शन 8 का सूट दाखिल करेंगे तो प्रॉपर्टी को वैल्यू करेंगे तो कोर्ट फी पूरी देंगे, लेकिन जब सेक्शन 9 के अंदर आप करेंगे तो हाफ अमाउंट देंगे। ये हाफ अमाउंट कहां लिखा गया है? ये आप कोर्ट फीस उठाएं, उसके अंदर शेड्यूल्स देखें, शेड्यूल सी के अंदर देखेंगे सेक्शन 9 के सामने लिखा होगा हाफ कोर्ट फी। जब भी आप सूट दाखिल करते हैं सेक्शन 9 के अंदर आप हाफ कोर्ट फी देंगे। सपोज कीजिए आपने सूट की वैल्यूएशन की जिस प्रीमिसेस के अंदर है 4 लाख, आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी 2 लाख, क्योंकि आधी कोर्ट फी आप उसके अंदर देंगे। छठे नंबर पे लिमिटेशन ऑफ सूट 12 ईयर्स अंडर आर्टिकल 142 लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 8 और 6 मंथ्स लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 3 लिमिटेशन एक्ट, ये सेक्शन 9। इन द लास्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिप्लाइड इन यस और नो। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं। अभी हम जब कंक्लूड कर रहे हैं तो अभी आपके लिए ये जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को देखें। मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ने हैं और आपने इस क्वेश्चंस को सिर्फ यस और नो के अंदर जवाब देना है। ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ट्रस्ट, यस और नो। ये है सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेशल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ, यस और नो। ये सेक्शन 7। स्पेशल रिलीफ इज गिवन बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट व्हिच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये है सेक्शन 5C ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है नो सूट अंडर सेक्शन 8 कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये है सेक्शन 9। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 10 एंड नॉट इन सेक्शन 11। इसको आप ये और नो में जवाब दें क्योंकि प्रोविजन लगा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12 एंड नॉट सेक्शन 21। इसका भी आप यस करें या नो करें, प्रोविजन लगा हुआ है। Compensation of money is payable on those contracts where part unperformed is small, ये सेक्शन 14 से अभी आपको लिखना है yes or no। Contracts of which part unperformed is large will enable the plaintiff to relinquish all his claims if he wants to get the large part of unperformed contract execute, ये आता है सेक्शन 15 में। अभी आप yes लिखें या no लिखें। रेमेडी अगेंस्ट द इम्परफेक्ट टाइटल ऑफ सेलर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17। प्रोविजन आ गया, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। सेक्शन 19 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स अवार्ड ऑफ द कंपनसेशन, प्रोविजन है, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच कंपनसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ इज दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ये सेक्शन 21 है, अभी आप यस लिखें या नो लिखें।
क्वेश्चन 12 है, देयर इज अ रिवीजन अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट। प्रोविजन है, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। अ डिक्लेरेटरी सूट इज नॉट मेंटेनेबल विदाउट रिलीफ ऑफ कंपनसेशन। 13, ये सेक्शन 42 के अंदर आता है, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। ग्रांट ऑफ इंजंक्शन इज अ राइट ऑफ पार्टी, अभी ये जो है ये आता है सेक्शन 22 के अंदर, अभी राइट लिखें या नो लिखें। डिक्लेरेटरी डिक्री इज डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये सेक्शन 45 लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर है, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 45A ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, प्रोविजन आ गया, अभी आप यस लिखें या नो लिखें। फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन ओनली प्राइमा फेसाई केस इज टू बी प्रूव्ड, ये सेक्शन 53 स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर है, आप इसके अंदर यस लिखें या नो लिखें। 18 में आता है पार्टी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस इन अ सूट फॉर स्पेस परफॉर्मेंस, ये इंटायर स्टेट्यूट चूंकि एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ के अंदर आता है, अभी इसका अप्रोप्रिएट जवाब यस या नो आप लिखेंगे। अ कोर्ट इज बाउंड टू डिक्री अ सूट ऑफ स्पेस परफॉर्मेंस, ये इसके अंदर आप इस पे परफॉर्मेंस का सूट कोड बाउंड है या नहीं, आप यस या नो लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, पार्टीज देमसेल्व्स कैन रेक्टिफाई इन देयर डॉक्यूमेंट्स विथ कॉन्करेंस, ये सेक्शन 31 के अंदर आता है, अभी आपकी मर्जी है इसके अंदर यस लिखें या नो लिखें। ये सेक्शन 20 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं जस्ट टू असेस योर लेवल। अभी आपने लिखा, क्योंकि आपने लिखा होगा, क्योंकि पेन और पेपर आपके सामने होंगे, आपने ये सार नो में लिखा होगा, क्योंकि ये मेरा लेक्चर कल से है और इसी पॉइंट्स पे मेरा लेक्चर था जो मैंने अभी फार्मूलेट किए, ये क्वेश्चंस हैं। अभी चूंकि इसका हम आखिर में एक नोट आपको दे रहे हैं कि यू शुड अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस टू असेस योर लेवल टू इंश्योर द आंसर्स, सी द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस एज आर गिवन बाय मी। अभी देखिए मैंने आंसर्स दिए हैं, जरा देखिए आंसर्स, ये जो भी है ये है 20 आ गए, 20 है ना, अभी आप स्क्रीन शॉट ले लें, ये आंसर्स हैं, ठीक है ना। अभी आप मैच करना, अभी आप मैच करना आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हैं। अगर आपके 15 आंसर सही हैं तो ये आप एक्सीलेंट, अगर आपके 18 और 15 सही हैं तो आप एक्सीलेंट हैं, अगर आपके 10 हैं तो आप हैं मीडियाकर, और अगर आपके 5 या 8 हैं तो आप रेटिंग खुद करना, मैं तो नहीं कहूँगा। तो इस तरह से आज की जो लेक्चर असाइनमेंट है वो हमारी फिनिश होती है। हमने कोशिश की इसको अच्छा करने की और आपको समझाने के लिए जो भी मैंने आपको लिंक्स या मॉड्यूल्स दिए उसको आखिर में मैंने क्वेश्चंस में फार्मूलेट करके उसको सम अप कर दिया। इंशाल्लाह आपको ये असाइनमेंट अच्छी लगी होगी और टाइम हमारा अभी खत्म होता है, अभी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।